नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जब छोटा था तो मैं कुछ कहानियां पढ़ के रोमांच में आ जाता था, रो पड़ता था। उसमें पन्ना धाय की कहानी थी जो अपनी सेवा के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर देती है। उसमें गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी थी जो अपने बच्चों को दीवार में चुनवा देते हैं। उसमें तमाम ऐसे लोगों की नायकों की कहानी थी जो घास की रोटी खाकर और लड़े थे और अपने स्वाभिमान के लिए, अपने समाज के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए जान कुर्बान कर दी थी। ऐसे नायक हैं जो हमें आज आत्मसम्मान से जीना सिखाते हैं। मगर क्या भारत ने आत्मसम्मान बेच दिया है, खत्म कर दिया है? कैसे संभव है कि तीसरा जहाज अमेरिका से आए, उसमें से भारतीय उतर रहे हों, उनके हथकड़ी और बेड़ी लगी हो? चीन को लेकर एक सैम पित्रोदा ने बयान दिया, पूरी बीजेपी हमलावर हो गई। सैम पित्रोदा ने कहा, ये मैंने भारत के संबंध में नहीं कहा, मैंने अमेरिका और चीन के संबंध में कहा, लेकिन कौन सुनता है? फिर मुझे लगा कि चीन के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। हमने तो चीनी झालर खरीदना बंद कर दी। तो क्या वाक़ई में हमारी झालर ना खरीदने से चीन की बैंड बज गई? उसको सबक मिल गया कि वो गलवान घाटी में घुसा चला आ रहा है, अरुणाचल में चला आ रहा है, हमारे सैनिकों को मार दिया, तो उसे सबक मिला। चीन के संग धंधा क्या चल रहा है? तो मैंने राजीव रंजन जी से बातचीत करी। अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं, बहुत बढ़िया समझ रखते हैं, पॉलिटिकल समझ भी बहुत बढ़िया है उनकी। तो मैंने उनसे बात करी और फिर बातचीत में कुछ बड़े खुलासे हो गए। बड़ा खुलासा ये हुआ कि वो जो तिहाड़ी भाई 100 करोड़ की रिश्वत में जेल गए थे, उसके पीछे राजीव रंजन भी थे। ये तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग खबर थी कि तिहाड़ी भाई की जेल यात्रा कराने के पीछे की जो कहानी थी, आप सुन के चौंक जाएँगे, आप कहेंगे तिहाड़ी भाई का राजीव रंजन से क्या लिंक? तो ये इंटरव्यू सुनिएगा। और एक बड़ा खुलासा, डर गए हैं अंबानी। क्यों डर गए? अमेरिका से डर गए हैं, चीन से डर गए हैं और इतना डर गए हैं कि अब भारत छोड़ के जा नहीं सकते। आज की बातचीत आपको रोमांच से भर देगी। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जॉइन करिए और सुनिए अंबानी की कहानी कि मोदी जी की मदद के बाद भी अब अंबानी भारत छोड़कर भाग नहीं पाएँगे, जा नहीं पाएँगे। चलते हैं राजीव रंजन के पास। कैसे हो राजीव भाई? बहुत बढ़िया-बढ़िया बातें आपसे करने का मन था, तो मुझे लगा कि बिज़नेस के व्यापार से संबंधित जो आदमी सबसे बढ़िया बोल सकता है, जिसके पास सारा डाटा रहता है, वो राजीव रंजन ही है, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस के आर्टिकल लिखते हो, तमाम चीज़ें पता रहती हैं। सैम पित्रोदा के एक बयान को तोड़-मरोड़ के पेश किया बीजेपी ने, बड़ा हमला बोल दिया कि साहब चीन को लेकर सैम पित्रोदा ने कह दिया कि चीन से हमें बात करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। और सैम पित्रोदा कह रहे हैं ये बयान मैंने अमेरिका के लिए दिया था, भारत के लिए नहीं कहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि वाक़ई में देश ने तो चीन से सब रिश्ते तोड़ लिए होंगे, क्योंकि चीन हमारा दुश्मन है। गलवान घाटी में उसने हम पे हमला किया, घुसा चला आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में, डर ही नहीं रहा, हमारे प्रधानमंत्री थे वो। और फिर मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी तो बेचारे थे उदार हैं कि जब आए थे चीन के राष्ट्रपति, उनको झूला झुलाया था, अपने हाथ से चाय बना के पिलाई थी। और क्या करे, कोई इंसान क्या करे? मुझे बताइए कि क्या वाक़ई में जब चीन ने हमसे ये हरकतें शुरू करी पिछले 8-10 सालों से, तो हमने अपना धंधा-पानी तो समेट लिया ना? चीन तो ठप हो गया होगा, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे चीन की झालों का बायकॉट कर दिया। सबने कहा कि भाई चीन की झालर मत लगाओ अपने-अपने घरों में, चीन हमारा दुश्मन है। तो हम लोगों ने झालें नहीं लगाई, तो इसका चीन के व्यापार पर तो असर पड़ा होगा, चीन अब पीछे आ गया होगा। धंधा-पानी है क्या? ज़रा मुझे समझाइए कि हमारी झालर ना लगाने से चीन के धंधे पे कितना असर पड़ा और भारत अपने दुश्मन से समझौता व्यापार-व्यापार कर रहा है, कोई खत्म हो गया? मैं ये कह रहा हूं कि सेंचुरी मार दिया चाइना ने। चाइना जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है या इंडिया जो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 101 बिलियन डॉलर या 101 अरब डॉलर जो आप लोग बोलते हैं हिंदी में, 101 बिलियन डॉलर क्रॉस किया है। और इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है चाइना को? 16.67 बिलियन डॉलर। यानी 101 बिलियन डॉलर का हमने माल मंगाया चाइना से और हमने 16.5 बिलियन डॉलर के आसपास का माल उनको एक्सपोर्ट किया। अब ये बस केवल मनमोहन सिंह, इतना? केवल हाँ इतना? जी, तो ये हमारी जो जी, झालर-वालर थी, इसका असर नहीं पड़ा उन पे? कोई असर नहीं पड़ा। वो तो एकदम लबालब जो है चाइना जो है यहाँ पे हर तरीके के आइटम्स जो है उसकी डंपिंग कर रहा है। और मैं आपको सेक्टर वाइज मतलब कुछ एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, समझाऊंगा। पर आप देखिए कि 2000 मतलब लास्ट फिस्कल ईयर में इन्होंने 101 बिलियन डॉलर का इंडिया को एक्सपोर्ट किया है। इंडिया ने इंपोर्ट किया है 101 बिलियन डॉलर और सिर्फ 16.5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है। यही जब मनमोहन सिंह, जिनको ये इतना ज्यादा उल्हाना देते हैं या शिकायत करते हैं उनकी आर्थिक नीतियों का,
मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो टोटल बायलैटरल ट्रेड था वो था $71 बिलियन का। $71 बिलियन में उस टाइम में एक्सपोर्ट जो चाइना इंडिया को करता था वो था $58 बिलियन, और 13.5 बिलियन के आसपास जो है वो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता था चाइना को। तो आप सोचिए वहां 13 और 58 ऐसा था 2014 में जब मनमोहन सिंह जी थे। और 10 साल बाद चाइना के खिलाफ हम ये करेंगे वो करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट में, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और तमाम तरीके की नीतियों को लेके आया गया। उसके बाद भी हुआ क्या, $58 बिलियन से हमारा इंपोर्ट जो है चाइना से बढ़ के $101 बिलियन पे पहुंच गया, सेंचुरी मार दिया। अब मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं स्टील इंडस्ट्री का। आपको जान के ताजुब होगा संजय जी कैसे चीजें इंटरकनेक्टेड रहती है, कैसे चाइना छींकता है तो भारत को बुखार चढ़ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चाइना में रियल स्टेट मार्केट की हालत बहुत बुरी है, और आप सभी ने सुना होगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल स्टेट का बैंक्रप्सी हुआ था। एवरग्रांड करके कंपनी जो है चाइना की सबसे बड़ी रियल स्टेट कंपनी, उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। तो वहां पर रियल स्टेट सेक्टर की हालत बहुत खराब है। अब रियल स्टेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन में लगता है स्टील, तो चूंकि नए घर बन नहीं रहे थे, क्योंकि नए घर बिक नहीं रहे थे, तो बनने कम हुए, तो जो स्टील वहां लगता था वो स्टील कहां जाएगा। तो बहुत सारी, अच्छा मैं एक एग्जांपल और मतलब एक चीज और बता देना चाहता हूं। वर्ल्ड में टोटल स्टील का जो प्रोडक्शन होता है वो करीबन होता है 1.5 बिलियन टन, ठीक है। उसमें से अकेला जो चाइना जो, सॉरी 1.8 बिलियन टन, जिसमें अकेला चाइना जो है वो 1 बिलियन टन जो है वो स्टील बनाता है। अब आप सोचिए इंडिया का प्रोडक्शन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था 136 मिलियन टन, 1000 मिलियन मिलके 1 बिलियन बनाते, तो उनका था 1 बिलियन टन, हमारा था 136 मिलियन टन, ठीक है। अब चाइना में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कम हुई, स्लो डाउन हुई, तो बहुत सारी स्टील बनाने वाली जो रोलिंग मिल्स थी उनके पास में स्टील पड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में स्टील डंप करना चालू किया। और यहां की गवर्नमेंट इतनी डम एंड डीफ है कि इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ किया ही नहीं कोई एक्शन लिए नहीं। उसके कारण हुआ ये कि इंडिया का इंपोर्ट स्टील का जो है, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर FY25 चल रहा है, इसमें 41%, 41% हमने इंपोर्ट ज्यादा किया स्टील का, और निर्यात हमारा 36% कम हो गया। जो विश्व को निर्यात करते थे 36% स्टील कम हुआ, और आयात जो है वो 41% ज्यादा हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि आज इंडिया की जो स्टील कंपनीज हैं वो 1 लाख करोड़ के ऊपर के स्टील की इन्वेंट्री पे बैठी हुई है। स्टील बन के पड़ा हुआ फैक्ट्रीज में 1 लाख करोड़ के आसपास का स्टील जो है वो पड़ा हुआ है। यही कारण है। ये बताओ, मैं राजीव जी में एक मिनट मैं माफी चाहते हुए रोकूंगा। ये बात पक्का मोदी जी को पता नहीं होगी, वरना मोदी जी ऐसा कैसे करते हैं कि बाहर से माल मंगाए भेजे जा रहा है चीन, हमारा स्टील जा नहीं रहा है कहीं पे। आपको लग रहा है पता होगा प्रधानमंत्री को? मुझे तो नहीं, पता तो होगा, क्योंकि नवीन जिंदल ने एक स्टेटमेंट दिया। अब तो भाजपा में ही आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में। भारत सरकार ने 15% की बेसिक, अरे मैं फिर एक रुकूंगा, फिर सॉरी। ये नवीन जिंदल वही है ना जो आपकी रिपोर्ट थी, खोज की पत्रकारिता आपकी थी, और एक पत्रकार उसी रिपोर्ट को ले जाके नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, और तिहाड़ जेल में चले गए थे, और तिहाड़ी कह रहे थे। ये वही नवीन जिंदल है ना जो एक पत्रकार आपकी खबर को बेच रहे गए थे वहां पे? बिल्कुल वही है। अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट में केस चल रहा है। पिछले 11 साल से मैं केस लड़ रहा हूं। आप लड़ रहे हो? जी, मैं लड़ रहा हूं। और किस मेरे वकील, किस बात के लिए? बहुत लंबी कहानी है। जी में मैं काम करता था, जी के इन्वेस्टिगेशन में था। आप लोग को मैंने बताया था कि कोयला घोटाला निकालने में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सडनली मेरी बहुत सारी स्टोरीज छपनी बंद हो गई। मैं रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम तरीके की जगहों से जा जाके जो स्टोरीज लेके आ रहा था, पहले कुछ छपी और उसके बाद सडनली छपनी बंद हो गई। और जब छपनी बंद हुई, कई महीनों तक जब छपी नहीं और हमने स्टोरीज दी, तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है।
फिर सडनली 20 अक्टूबर, मेरे को आज भी वो दिन याद है, 20 या 21 अक्टूबर का दिन था, और उस दिन नवीन जिंदल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ही क्या कहा जाए, मतलब स्टार पत्रकार ऐसा दुनिया मानती है, उनका एक वीडियो जारी हुआ कि वो 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। कोई और अपना तिहाड़ी भाई जी, 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उनके साथ समीर आलूवालिया करके मार्केटिंग के जो बंदे थे, वो भी अपने आप को जर्नलिस्ट बता रहे थे, दोनों बैठे हुए थे, और उनके ऊपर में स्टिंग ऑपरेशन ये हुआ। अब जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद में ये हुआ कि जी में हड़कंप मच गया। हम तो अखबार में थे, जी के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है डीएनए, उस पे मैं था। तो फिर उसके बाद में डीएनए के अंदर में हड़कंप मचा, और जो जो जी वालों के पास उतनी दिमाग नहीं थी वैसे इन्वेस्टिगेशन करने की। जो भी इन्वेस्टिगेशन मैं करके लेके आता था, या मेरे साथ और एक दो लड़के थे, ठीक है, उनकी बहुत कम रिपोर्ट्स थी, मेनली मेरी थी, तो वो सारी रिपोर्ट्स को जी चलाता था। उस टाइम में पुण्य प्रसून वाजपेयी जो हुआ करते थे वो लीड एंकर हुआ करते थे, ठीक है, 9 बजे या 10:30 बजे उनका आता था। तो ये सारी रिपोर्ट्स हमारी पढ़ते थे। अब सडनली ये हुआ कि रिपोर्ट्स आनी बंद हुई, उसके बाद ये स्टिंग ऑपरेशन आ गया। उसके बाद में ये हुआ कि भाई अब तब समझ में आया कि हमारी रिपोर्ट्स क्यों नहीं छप रही थी। फिर जी में अंदर से ये लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि किसी भी वक्त सुभाष चंद्रा अरेस्ट हो सकते थे, और सुदीप चौधरी ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके थे। तो ऐसा कहा गया कि भाई आप जो है, मतलब आप लोग दूसरी दूसरी नौकरी अपनी ढूंढिए, ताकि कल को आप में से कोई अरेस्ट हो जाए तो ऐसा ना हो कि भाई आप लोग कुछ उगल दो तो लेने के देने ना पड़ जाए, ठीक है, जबकि हम लोग की कोई गलती ना, हमको कुछ पता ही नहीं। और फिर उस वक्त में इन्होंने जो एक बहुत ही गलत काम किया, इन्होंने मेरी सैलरी रोक दिया। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी होने वाली थी, मतलब अब तो बड़ी हो गई है, 10 साल की हो गई है, तो वो 11 साल की, तो उस टाइम में बेटी होने वाली थी, और इन्होंने मेरी सैलरी रोक दी। वाइफ जॉब नहीं कर रही, मेरी सैलरी रुक गई। बॉम्बे जैसी जगह में रह रहे थे, 35-35 हजार रुपए किराया देना पड़ता था हर महीने का। मैं बड़ी परेशानी में आ गया था। तो मैंने समझाया इनको कि ऐसा मत करो आप लोग, पर ये इन्होंने बोला नहीं आप रिजाइन कीजिए, नहीं तो हम आपकी कारण क्या था? केवल वो स्टोरी डील हो गई नहीं थी? नहीं, कारण ये था कि भाई अगर आप लोग को अरेस्ट कर लिया और आप लोग को डंडे मारे और आपने सच उगल दिया कि हाँ हमने ये स्टोरी दी थी, ये दी थी, 6 महीने पहले दी थी और छपी नहीं है, तो फिर आपके ऊपर कहीं भारी, मतलब तब तो अरेस्ट पक्का ही हो जाता ना। पूरे वो मेरे पूरे पिटीशन में मैंने पूरा लिखा है, कहानी पूरी जो है वो वाह! सारी चीजें मेंशन है पिटीशन आपकी में। आपकी आपकी इस याचिका में अपने तिहाड़ी भाई का भी ज़िक्र है? हाँ, बिल्कुल जिक्र है, बिल्कुल जिक्र है। वो तेरी तो तेरी! पिटीशन वो पूरी फाइल किया, और उसके बाद तो इन्होंने मेरी सैलरी रोक दिया था, तो मुझे बड़ा गुस्सा है। मैं बोला यार ईमानदारी से काम करने का ये परिणाम, उल्टा इनाम देना चाहिए इन लोग को, तो ये तो मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो मैंने उसके बाद में जो है फिर बात किया एचआर हेड से। सीईओ हुआ करते थे भास्कर दास, जिनका 5 दिन पहले निधन हुआ है, उनको भी मैंने एक कल्प्रिट बनाया अपने पिटीशन में। अब तो खैर उनकी डेथ होगी, तो 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले उनकी डेथ हुई है लीवर कैंसर से। तो ऐसे 4-5 लोगों को मैंने उसके अंदर में डाला। ऑफकोर्स जी मतलब डीएनए भी उसका पार्ट था। तो जैसे ही मैंने पिटीशन डाला, संजय भैया आपको जान के हंसी होगी, मतलब हंसी आएगी, इन्होंने मेरी सैलरी भी जो रोकी थी वो रिलीज कर दिया, और मेरे को 3-3.5 साल तक इन्होंने दामाद बना के खिलाया। मतलब इन्होंने मेरे को यही बोला कि तुम्हारी एक भी रिपोर्ट छापेंगे नहीं हम, ठीक है, और पर तुमको मतलब हम तुमको सैलरी भी देंगे, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं छापेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो मैंने देखा 3-3.5 साल जो है, मैंने उसमें सैकड़ों रिपोर्ट्स दी होंगी और वो कभी छपी नहीं। तो मैंने ही बोला ठीक है, फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया। मतलब एक पत्रकार का अर्थ ही क्या है, मेरे वकील ने बोला था कि बने रहो करके, मैं बना रहा, नहीं तो बहुत पहले मैं छोड़ दिया रहता है। तो अभी 11 साल से वो केस चल ही रहा है, अभी तक उसमें कुछ निर्णय आया नहीं है। और अरे अब तो बाप रे बाप! डीएनए ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो गया है, कुछ लोग मर गए हैं जो उसमें पिटीशन बाप रे! में, जिनके ऊपर में मैंने ये डाला था, और कुछ कहाँ है मालूम नहीं। इंडिया का क्या आपको मालूम है क्या कोर्ट आज सिस्टम आज क्या है। क्या जबरदस्त खुलासा हो गया चीन के धंधे को लेकर। हम लोग क्या खुलासा कर दिया। खैर अब आप बताइए वो संजय चीन भैया की जो 5 साल में इन लोगों के कारण पत्रकारिता में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं छप पाई। वाह! मतलब मुझे जहां से भी, मतलब मैं जहां भी जॉब के लिए इंटरव्यू दूं, यहाँ के एचआर वाला पहले फोन करके बोल दे कि इसको लेना नहीं है, बहुत ज्यादा जो है ना ये खतरनाक। उदंड बालक है। हाँ,
मतलब ये सच के लिए कहीं तक भी लड़ लेगा, इसको कोई वो नहीं है। तो इन्होंने मेरी नौकरी तक लगने नहीं दी, मतलब इतना परेशान करके मेरे को रख दिया था। पर ठीक है, भगवान की दया से बाय गॉड ग्रेस फिर से करियर अच्छा चल रहा है। तो ये कुल मिला के कहानी है, बाकी तो पिटीशन में है मेंशन। तो शायद मैं एकमेव इंडिया में पत्रकार होऊंगा जिसने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में करप्शन का चार्ज लगा के केस फाइल किया होगा, शायद ही कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो एनीवेज, तो मैं ये बता रहा था कि जो एक्सपोर्ट किया इंडिया ने, सॉरी चाइना ने एक्सपोर्ट करना, डंप करना चालू किया इंडिया में स्टील। उसके कारण क्या हुआ कि 1 लाख करोड़ के इन्वेंट्री पे इंडिया की स्टील कंपनीज बैठी हुई है, ठीक है। और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी इतनी, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है इनका कर्नाटका में, उसका प्रॉफिट सेकेंड क्वार्टर में इस फाइनेंशियल ईयर के 84% डाउन हुआ। 84%, 440 करोड़ का सिर्फ उसको प्रॉफिट हुआ, 84% डाउन हुआ। टाटा स्टील का प्रॉफिट डाउन हुआ, मतलब यू नेम एनी स्टील कंपनी, सारी की सारी स्टील कंपनीज के प्रॉफिट धड़ाम से जाके नीचे गिरे। तो कहां से समस्या शुरू हुई कि प्रॉपर्टी मार्केट चाइना में वीक था, जिसके कारण वहां जो स्टील प्रोड्यूस हुआ उसको इंडिया में बेचा गया है, डंप किया गया है। इंडिया में चूंकि सस्ता स्टील आया, तो जो ऑलरेडी यहां की कंपनीज ने स्टील बनाया था उसके लिए कोई मार्केट ही नहीं मिला, कोई खरीदारी नहीं मिला, तो इंडियन स्टील कंपनी जो है उनका भट्टा बैठ गया। तो ये सब चीजें कनेक्टेड, ये मैंने एक चाइना सिर्फ स्टील में नहीं, हर चीज में ऐसी करता है, थोक के भाव से बनाता है, क्योंकि उनका जो स्केल है वो बहुत बड़ा स्केल है। मैंने जैसे आपको बताया कि वर्ल्ड में 1.8 बिलियन टन स्टील जो है उसका कंजम्पशन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, और उसमें अकेला 1 बिलियन टन जो है वो चाइना ने किया। ऐसी तो आप भारत की सरकार इतना आने क्यों दे रही है माल? अपना माल ज्यादा बेचे, उनका माल इतना क्यों आने देती है? वो तो हमारे दुश्मन है। तो वही तो देर से जागे ना, इन्होंने लगाया 15% का बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी पहले से चाइना पे लगा के रखा था। पर जब तब तक तो सत्यानाश हो गया था। सारे नरेंद्रन जो टाटा स्टील के सीईओ हैं, या नवीन जिंदल हुए, या उनके बड़े भाई सज्जन जिंदल हुए, जब इन लोगों ने हल्ला उल्ला मचाना चालू किया कि ऐसे तो हम खत्म हो जाएंगे। आपको मालूम होगा संजय भैया, मॉनेट इस्पात का क्या हुआ? मॉनेट इस्पात बर्बाद होगी। भूषण स्टील का क्या हुआ? बर्बाद हो गई। ये सारी की सारी जो है एनसीएलटी में चली गई, ये कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी, एसआर स्टील जैसी कंपनी, भट्टा बैठ गया, बर्बाद होगी। तो ये पॉलिसीज ठीक नहीं रहने के कारण ही ये सब होता है। भाई चाइना आप पे डंप कर रहा है, आप मारिए 25-30%, जो भी, जैसे अमेरिका मार रहा है आज की डेट में, है ना। ये जाएंगे डब्ल्यूटीओ में, जाने दीजिए, जब होगा उसका डिसीजन या निर्णय। पर आप जो है अपनी इंडस्ट्रीज को तो बताइए। एसआर ने कितने लोगों को रोजगार पे रखा था? आप सोचिए, भूषण स्टील ने 80,000 करोड़ के आसपास में लोन गया था इंडियन बैंक से, ठीक है, जिसमें से 55,000 करोड़ का ही रिकवरी हुआ, स्टील एंड एनर्जी दोनों कंपनीज कंबाइंड मिला के। तो बैंकों का भी लॉस हो रहा है, जॉब्स का भी लॉस हो रहा है, तो हमको मिल क्या रहा है? ये सही टाइम पे आप जाग जाओ और एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लगाओ, एक रिंग फेंसिंग करो, तब तो जाके बचा जा सकता है। ट्रम्प कैसे आके बोल रहा है कि भाई मैं सब पे टैरिफ लगाऊंगा? चाइना क्या कर लेगा? टैरिफ लगाएगा। $300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का चाइना से, यानी अमेरिका जो इंपोर्ट करता है वो $300 बिलियन ज्यादा है बनिस्पत जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो अमेरिका अपने आप को बचा रहा है ड्यूटीज लगा के। तो इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया में भी तो वही हाल हो रखा है। इंडिया के अंदर में सेंचुरी क्रॉस कर गया है एक्सपोर्ट का चाइना। तो हम कब जागेंगे? आज की डेट में स्थिति यह है संजय भैया कि यदि चाइना ने सोच लिया कि पेंसिल, मतलब हमको फार्मा के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जिनको एपीआई बोला जाता है, ठीक है, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है, अगर वो एपीआई को चाइना भेजने से मना कर दे तो इंडिया में ये जो आप क्रोसिन और ये सब जो खाते हो ना दवाइयां सर दर्द की, ये मिलनी बंद हो जाएंगी। 99% पेनिसिलिन जो है इंडिया इंपोर्ट करता है। हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो ड्रग्स का, फार्मा इंडस्ट्री के लिए, वो पूरा चाइना से आ रहा है। मोस्टली चाइना से मटेरियल आ रहा है, हम उसमें वैल्यू ऐड करके अमेरिका को बेच देते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारे इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स जो हैं वो मेनली चाइना से जो है वो सब सारे अमेरिकन कंपनी ने चाइना में डाल के रखा हुआ है। लिनोवो तो खैर ताइवान का ही है। तो वहां से सारा का सारा माल उठ के इंडिया में आता है। इसका रीजन ये है
कि हमने कभी भी जो है मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया, कभी भी अपनी इंडस्ट्रीज की रिंग फेंसिंग ठीक से की नहीं, और हमारा आईटीआई के जो कोर्सेज हैं वो बाबा आदम के जमाने के पुराने ढर्रे पे चल रहे, हमारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज पुराने ढर्रे पे चल रहे। हमने R&D पे स्पेंड नहीं किया, हमने इन्वेस्टमेंट पे स्पेंड नहीं किया, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाए इस पे सिर्फ स्लोगन्स ही दिए, मतलब खाली हवा हवा ही हुआ है, वास्तविक काम ज्यादा हुआ नहीं है। ये सब चीजों का मिलके जो असर हुआ है वो ये हुआ है कि इंडिया आज पूरी तरीके से चाइना के ऊपर में क्या कहा जाए डिपेंडेंट है। चाइना ने जिस दिन ठान लिया उस दिन इंडिया को जो है वो बहुत बुरी तरीके से सबक सिखा सकता है। जी संजय जी, ये कितना खराब है, कितना खौफनाक है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि सरदार पटेल की प्रतिमा बन रही है, उसमें भी चाइना के ठेके की बात आती है। चाइना को मेट्रो में भी चाइना के ठेकों की बात होती है। वो आदमी गलवान, वो देश गलवान घाटी में घुस के हमारे जवान मार रहा है, अरुणाचल में गोसा चला आ रहा है। हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ पे आराम से सो जा रहे हैं। क्यों डरते हैं हम इतना? क्यों कमजोर हैं? क्या हम बाकी में बहुत कमजोर हैं जो डर जाते हैं? आप सरकार तो छोड़िए, मैं इंडिया का एक बिजनेसमैन आपको बताता हूँ, अनिल अंबानी का आपने नाम सुना होगा। अनिल अंबानी के ऊपर में फॉरेन यानी चाइनीज बैंक्स का लोन था, तो उन्होंने लंदन के कोर्ट में जाके बोला कि भाई मैं दिवाला हो गया, मेरे पास में कोई पैसे नहीं, मेरी बीवी के जेवरात गिरवी रख के जो है मैं कैसे भी चला रहा हूं करके, मेरे पास है ही नहीं कुछ भी। और चाइनीज बैंक्स ने बोला कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है हमको पैसे चाहिए। अब आप सोचिए, ये इस भय से कि चाइनीज मेरा कुछ बिगाड़ ना दे, इंडिया के बाहर कदम ही नहीं रखते। अनिल अरे अंबानी बाप को आप, अनिल अंबानी कहाँ फॉरेन जाते हैं आप मुझे बताइए ना। अब देखिए फॉरेन में कितने विजिट मारे उन्होंने, मारे मतलब ना के बराबर आपको दिखेंगे। तो ये मतलब इंडियंस जिन लोगों ने भी क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है, आप देखिए अमेरिका ने इंडियंस को तो बेड़ियों में बांध के भेजा है। क्या आपको लगता है चाइनीज अमेरिका में इलीगल वे से नहीं रह रहे? कितने चाइनीज लोगों को आपने सुना है कि हवाई जहाज में वहां के सैन्य जहाज आए और बेड़ियों में बांध के चीनियों को बीजिंग में उतारा है। एक जहाज आप मुझे बता दीजिए, दिखा दीजिए इंडिया में उतार रहे हैं। इंडियंस कुछ नहीं बोल रहे, इंडिया विश्व गुरु है बोलते हैं, ठीक है हमारे नेता विश्व गुरु है, इसीलिए हमारे लोग बेड़ियों में बंद के आ रहे हैं। और वो जो विश्व गुरु नहीं है उसके देश का कोई व्यक्ति जो है उसको कोई बेड़ियों में नहीं बांधा जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, मतलब जिससे अमेरिका घबरा रहा हो तो हमारी क्या भाई, वो तो सुपर पावर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड का सुपर पावर कंट्री है, उसकी नेवी आर्मी एयरफोर्स का कोई मतलब जवाब नहीं है, मतलब कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वो कंट्री चाइना से घबरा रही है, डर रही है, तो भैया हम लोग कहां पंगा लेंगे और क्या पंगा लेंगे? पंगा लेने के लिए बेसिक आपके स्ट्रांग रहने चाहिए। आपके बेसिक कितने स्ट्रांग है आप बताइए मुझे। ना तो आपने कभी इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया, यहां पूरा जो ध्यान है फोकस है वो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, सबको सॉफ्टवेयर में घुसना है, ये सभी ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाह रहे हैं। कोई भी फैक्ट्री फ्लोर पे उतर के मेहनत करके पैसा नहीं कमाना चाह रहा है। ब्लू कॉलर जॉब्स जो है उसको, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है इंडिया में। जैसा मैंने बताया कि इंजीनियरिंग हो गया, आईटीआई हो गया, आईटीआई के कौन से बाबा आदम के कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप यहां से बहुत ही स्किल्ड जो जो मैन पावर जो इंडियन इंस्टीट्यूट से निकल रहा है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, आईटीआई, ये बहुत ही बेकार है। हम दूर दूर तक चाइना के वर्कर्स से हम कंपीट नहीं कर सकते। आप बताइए चैट जीपीटी के बराबर में वो डीप सीक लेके आगे, हमने क्या निकाला भाई? वो भी $5 मिलियन, $5 to $6 मिलियन में उन्होंने एक ऐसी अद्भुत चीज प्रोड्यूस कर दी कि जो हम मतलब सोच ही रहे और कर कुछ नहीं पाए। तो आप ना केवल चाइनीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि सॉफ्टवेयर में भी वो अद्भुत परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और सैन्य शक्ति भी जो है वो भी उन लोगों ने उसमें उल्लेखनीय काम किया है। कारण यह है कि वहां के जो पॉलिटिशियंस है वो बड़े फोकस्ड है और वो ढकोसलेबाजी नहीं करते। नहीं। वो सिर्फ जो है स्लोगन्स देने में विश्वास नहीं रखते, वो स्लोगन्स को इम्प्लीमेंट करने में विश्वास रखते हैं। हमारे यहां सिर्फ नारे दिए जाते हैं, हमने बट धरातल पे वो नारे परिवर्तित नहीं चैट होते। जीपीटी के हमने भी चैट जीपीटी के मुकाबले खड़ा किया तो कुंभ खड़ा कर दिया। देखो 50 करोड़ लोग आ गए, स्टेशन पे मरे जा रहे हैं, भगदड़ में मरे जा रहे हैं, कुंभ जा रहे हैं। 144 साल के बाद कुंभ हो रहा है। था झूठा प्रचार कर दिया और झूठे प्रचार पे करोड़ों खर्च कर दिए। करते तो हम वो भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन बताइए अनिल अंबानी को बताइए कुंभ में गए,
यहाँ भगदड़ मच गई। योगी जी कह रहे कोई वीआईपी नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को ऐसी सिक्योरिटी में वीआईपी तरीके से डुबकी लगवाई गई। तो जो आदमी दिवालिया है, जो कह रहा है मैं बीवी के जेवर बेच के कुछ कोई काम चला रहा हूँ, मोदी ने तो उसको फिर राफेल में भी रखा था। मुझे याद आया, राफेल के सौदे में भी ये दिवालिया कंपनी कैसे आ गई थी अनिल अंबानी की। अब यही तो जो है, मतलब विश्व गुरु जी बोलते हैं हमारे नेता कि मैं सबसे ज्यादा ईमानदार, मैं हूं चौकीदार। तो ये चौकीदारी जो कर रहे हैं, ये किसकी चौकीदारी कर रही है, बहुत बड़ा सवाल है। लोग यही तो पूछ रहे हैं। और जैसी राफेल के मामले में अनिल अंबानी के ऊपर में स्पॉटलाइट आया, आप देखिए अनिल अंबानी को इन्होंने बाजू में कर दिया, ठीक है। अदानी के लेके आए, अब अदानी पे स्पॉटलाइट आया, देखेंगे तीसरा किसको पकड़ेंगे। तो इनका यही है कि एक उद्योगपति किसी के साथ में चलते हैं, स्पॉटलाइट जैसे उसके ऊपर में आ जाते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं। भाई देखो, एक कड़वी सच्चाई है संजय जी, इस बात को जो है ये मान लेना चाहिए। और ये बोलते हुए मेरे को किसी भी तरीके की कोई झिझक या हिचक नहीं है कि इस देश के अंदर में जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो कॉरपोरेट्स के दिशा निर्देशन में बनती है, पूरे दिशा निर्देशन में बनती है। ये उनका किसी भी तरीके से सरोकार नहीं होता है कि ये आम जनता के लिए अच्छी है कि नहीं है, ये कॉरपोरेट्स के लिए अच्छी है कि नहीं है, उसके ऊपर में ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और मोदी जी कोई दूसरे डिफरेंट नहीं है, किसी भी दूसरे लीडर से डिफरेंट नहीं है। ये बेवकूफी है इस देश की जनता की, ये दुर्भाग्य है इस देश की जनता का कि एक आदमी 11 साल से झूठ बोलते आ रहा है और आप उस झूठ को रिलाय कर रहे हो, उसको सच मान रहे हो, आप उस झूठ को सच मान रहे हो। ये आपकी मूर्खता है, आप मूर्ख हो, इसीलिए आपको कोई झूठ बोलने वाला आदमी जो है वो आप पे शासन कर रहा है। इसमें आपकी मूर्खता है, आपकी कमजोरी है। प्रश्न पूछना चाहिए कि आप हमें नीतियां बताइए कि कौन सी नीति आपने ऐसी बनाई है जहां पर कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए नीति बनाई गई हो और कॉर्पोरेट्स को नुकसान हो रहा हो। आज कुंभ में 30,000 35,000 के एयर टिकट्स बिक रहे। एक एयर इंडिया थी, इंडियन एयरलाइंस थी, वो भी उठा के आपने टाटा को दे दी, क्या फायदा हुआ आप मुझे बताइए ना। आज कम से कम एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस रहती और वो 5,000 6,000 की नागपुर से प्रयागराज की टिकट करती, इलाहाबाद की करती, तो झक मार के इंडिगो और बाकी जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको करना पड़ता। अब आपने जो है प्राइवेट छोड़ दिया। मोदी जी ने कहा होता कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जहाज में घूमे, तो कर रहे हैं ना हवाई चप्पल वाला। चौथे मैं रांची में था, अरे राजीव भाई मैं रांची में था, मैंने टिकट देखा 24,000 रुपए की रांची से लखनऊ, 34,000 रुपए की रांची से प्रयागराज, और कुंभ होने के 4 दिन बाद वही टिकट 24,000 वाली 6,000 की हो गई। गजब लूट है भैया, क्या गजब लूट है भाई राजीव आप भाई। ये सोचिए, ये बनियों की सरकार है। यहां तक इसका सबसे बड़ा सबूत जो आपको मिलेगा, आज देखिए इस पार्टी के अंदर में किसकी तूती बोल रही है। पीयूष गोयल हैं, सुनील बंसल, ये कौन लोग हैं, कहां के जननायक? आप मुझे बताइए। ये तो बाद में, मतलब ये तो अभी पीयूष गोयल मतलब सबसे सेफ सीट पकड़ के उनको लड़वाया गया। तो ये जो है ये बनियों की सरकार है, ये कॉर्पोरेट्स के बारे में सोचती है। जनता जो है उसके बारे में दूर दूर तक जो है जनता जनार्दन कहीं भी इनके फोकस में नहीं है। फोकस में रहते तो कभी भी ये एयर टिकट जो है कुंभ जैसे, मतलब जहां भगदड़ में लोग मर जा रहे ट्रेन में, अगर यही बताइए 5,000 4,000 6,000 की टिकट रहती तो हो सकता बहुत सारी जो ट्रेन में जनता जा रही है वो शायद फ्लाइट में जाती, ठीक है। तो आप तो खुद ही अपने लोगों के लिए जो है उनका जीवन को दुर्गम बना रहे हो, कठिन बना रहे हो। तो ये कैसी सरकार है, इनमें कोई एम्पैथी नहीं है। ये सरकार कोई जनता से अपने कनेक्ट नहीं हो पा रही है। किस तरीके की सरकार है भाई, किसके लिए सरकार चल रही है, ये जनता ने खुद ने पूछना चाहिए। हम तो बोल बोल के थक गए, आप लोग सोचिए, थिंक अबाउट इट कि कब लास्ट टाइम आपके फेवर में नीति बनी थी जिसके कारण कॉर्पोरेट्स को नुकसान हुआ था। एक बार सोच के बताइए। और आप जो है 9860317209 पे मुझे मैसेज करके बताइए कि कोई आपको ऐसी नीति याद आती है, तो मैं उस पर जरूर आर्टिकल लिखूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतनी सारी बातचीत करी, थैंक यू। ये तो राजीव रंजन, और मुझे यकीन है ये जो खुलासा, ये जो बातचीत, ये जो सिलसिला राजीव रंजन ने फरमाया है आज, वो आपके दिल को हिला गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।